नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। नई शिक्षक भर्ती को और यूपीटीटी को ध्यान में रखकर हम सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम टेंस पढ़ना शुरू किए हैं और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी कि वर्तमान काल जो कि प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा जो बीत चुका है वो पास्ट, और एक ऐसा जो आएगा फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को हमने 4 पार्ट में बांटा था: प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम पास्ट इंडिफिनिट यानी कि पास्ट टेंस में हमको सबसे पहले इंडिफिनिट पढ़ना है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। आप सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानना जानेंगे, मतलब कैसे आप पहचानेंगे। तो हिंदी के वाक्यों में ता ती ते के बाद था ती थे लगे होते हैं, जैसे वह स्कूल जाता था। कभी कभी या ई ये शब्द भी लगे होते हैं। देखिए, या ई ये के बाद अगर था थी थे आ जाएगा तो फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। सिर्फ या ई ये आएगा अगर, जैसे वह स्कूल गया, ठीक है, तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग मतलब उसका मतलब ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो अनिश्चित कोई मतलब इंडिफिनिट्स का मतलब ही अनिश्चितता को व्यक्त करने वाला, और पास्ट में, ठीक है, तो पास्ट में कोई कार्य मतलब अनिश्चितता को व्यक्त करता था, मतलब उसका अनिश्चित काल में पूर्ण होता था, तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे मैं स्कूल जाया करता था या मैं स्कूल जाता था बचपन में, ठीक है, तो ये मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस की एक सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ जाता था, ता थी ते के बाद था थी थे शब्द आते हैं। ठीक है, मैं बच्चों को मतलब भोजन खिलाता था, ठीक है, या जो भी कुछ मतलब आप बना सकते हो, अपने से सोच सकते हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ता ती ते के बाद मतलब इस प्रकार का सेंस आपके दिमाग में बन रहा है, देखिए हम हिंदी और इंग्लिश को साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाता है। ठीक, तो ये आपने समझ लिया कि इसको पहचानेंगे कैसे। ये तो हिंदी की खैर पहचान होगी, लेकिन अंग्रेजी में अगर आपको पहचानना है तो देखिए वाक्य के आधार पर आपको उसको मतलब उसके रूल होते हैं और उसी रूल के अकॉर्डिंग हमको उसका ट्रांसलेशन करना होता है। जैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए वाक्य कई प्रकार का हो सकता है, मैंने आपको वाक्य पहले भी पढ़ाया है। अगर साधारण बात है, कोई बात जिसमें आप मान रहे हो किसी भी चीज़ को, जैसे मैं झूठ बोलता हूँ, इस बात को मैं मान रहा हूँ, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इस बात को नहीं मानूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या है, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी वाक्यों में, साधारण वाक्यों में, मतलब कि सिंपल अगर है अफर्मेटिव, इसको यहाँ पर समझना है आपको, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। यानी कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है कहीं पर, तो आप समझ जाएंगे कि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे दे वेंट, वे गए, या वे जाते थे, तो दे वेंट के लिए यहाँ पर वेंट को आपने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। इस आपने वर्ब की फॉर्म पढ़ी होगी, गो वेंट गॉन। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, और अगर आईएनजी को ले लेंगे तो 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब के अंतर्गत आपको फॉर्म वगैरह पढ़ना है। आप मतलब इतने अनभिज्ञ नहीं होंगे कि आपको वर्ब की फॉर्म के बारे में ना जानकारी हो। तो ये आपने समझ लिया कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म। लेकिन हाँ, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव होने पर डिड का प्रयोग होता है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस नकारात्मक है, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता था, तो आई डिड नॉट, और डिड चूंकि पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब खुद एक सेकंड फॉर्म माना जाता है, तो इसलिए मुख्य वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बात आप हमेशा मतलब करिएगा अपने दिमाग में, मतलब इसको बैठा लीजिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तभी लगेगी जब डिड का प्रयोग ना हो। और अगर आपने डिड पहले से ही लगा रखा है, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने डिड का प्रयोग कर दिया है, तो फिर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होगी, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात को माना जाए। ठीक है, जैसे मैं गाली देता था तो आई एब्यूज्ड। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में डिड लगती है, यही बात यहाँ आगे लिखी गई है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पर इस सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर पर हम आ जाते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि आप किस प्रकार से सेंटेंस को समझ सकते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है, यानी कि वाक्य कई प्रकार का होगा, चूँकि अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो उसमें आप देख लीजिए अफर्मेटिव है अगर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी, अभी मैंने बताया। ठीक, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट आएगा, तो डिड लगेगा सबसे पहले, डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि डिड नॉट, मैं बार बता रहा हूँ कि डिड लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, ये याद रहे आपको। ठीक,
अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो डिड आगे आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। आपने इसके पहले 4 टेंस पढ़ा है तो उसमें आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही तो आगे आती है, और डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और चूंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है तो अब ये आगे आ चुका है। अब देखिए सब्जेक्ट वहीं पर है, नॉट वहीं पर है, वर्ब वहीं पर है, ऑब्जेक्ट वहीं पर, हुआ क्या, सिर्फ डिड आगे आ गया। और इसका मतलब ये है कि डिड कब आगे आएगा, जब हिंदी में वाक्य क्या से स्टार्ट होगा। जैसे क्या तुम स्कूल जाते थे, तो क्या तुम स्कूल जाते थे का अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या तुम स्कूल जाते थे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सर ये तो, अब आप सोचेंगे कि सर ये तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या से प्रारंभ होने के लिए हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, डिड। तो डिड, फिर सब्जेक्ट के लिए यू, डिड यू, और फिर नॉट की ज़रूरत तो है नहीं तो वर्ब, वर्ब मतलब जाना, तो डिड यू गो, और उसके बाद कंप्लीमेंट है टू स्कूल, तो डिड यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस मतलब ट्रांसलेट हो गया, ठीक है ना, आपने देखा। और अगर देखिए इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप देखिए पिछली वीडियोस को, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है तो आपको दूसरा प्रकार मैंने बताया है कि WH वर्ड बीच में आएगा हिंदी में। जैसे मैं स्कूल क्यों नहीं जाता था, तुमने किताब मुझे क्यों नहीं दी, ठीक है। तो क्यों यहाँ पर देखिए दोनों जगह आ रहा है, लेकिन ये प्रश्नसूचक शब्द जो हैं बीच में आ जाते हैं। जब ये प्रश्नसूचक शब्द बीच में जाते हैं तो इनको फुल आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि उसका ट्रांसलेशन मतलब करते समय WH वर्ड को सबसे पहले हम लिखते हैं, इंग्लिश में पहले लिखेंगे, लेकिन हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द बीच में ही आते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि तुमने मुझे किताब क्यों नहीं दी, मान लीजिए इसी को आपको ट्रांसलेट करना है कि तुमने मुझे किताब क्यों नहीं दिया या दी, जो भी कुछ हो, तो क्यों नहीं दी, तो क्यों के लिए सबसे पहले आप वाई का यूज करोगे। ये WH वर्ड तो वही है ना, प्रश्नसूचक शब्द, जो जिससे प्रश्न होने का पता चले, वही प्रश्नसूचक शब्द है। तो वाई डिड यू, सब्जेक्ट कौन है, तुम, और नहीं दी तो नॉट, और देना के लिए वर्ब गिव, तो गिव वाई डिड यू नॉट गिव, और ऑब्जेक्ट मतलब किसी ने, मी, वाई डिड यू नॉट गिव मी बुक, तुमने मुझे किताब क्यों नहीं दी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये है वे सब स्टेशन पहुँचे, ठीक है ना, इस वाक्य को आपको बनाना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए दे, और ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें किसी बात को माना जा रहा है, तो पहुंचना की स्पेलिंग होती है रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म रिच्ड, और कहाँ, स्टेशन, तो ये द एट स्टेशन, तो दे रिच्ड एट द स्टेशन, या स्टेशन जो भी कुछ हो, सेंस के अकॉर्डिंग द का प्रयोग होगा, ठीक। अब क्या तुमने मुझे गाली दी, क्या तुमने मुझे गाली दिया, गाली दिया, तो अब आप कहेंगे ये तो यहाँ पर डिड पहले आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्नसूचक शब्द सॉरी ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। जब क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं, ये बहुत आसान बात है। तो अब आप क्या करेंगे, डिड को सबसे पहले लिख देंगे, डिड, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट है, तुमने, तो तुम यानी कि यू, डिड यू, और फिर गाली देना का अंग्रेजी क्या होगा, एब्यूज, डिड यू एब्यूज मी, क्या तुमने मुझे गाली दिया, तो डिड यू एब्यूज मी। और तुमने मुझे क्यों गाली दिया, अगर ये क्यों रहता यहाँ पर, ये क्या यहाँ पर न रह के क्यों रहता, तो मैं क्या करता यहाँ पर, अगर ये तुमने मुझे क्यों गाली दिया, तो मैं उसी क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिख देता वाई, और उसके बाद देखिए डिड यू एब्यूज मी, वाई हो जाएगा WH वर्ड, वाई, WH वर्ड हो जाएगा वाई, उसके बाद डिड हो जाएगा, और फिर तुम्हारे के लिए यू लिख देंगे, फिर एक गाली देने के लिए वर्ब मतलब एब्यूज़, तो वाई डिड यू एब्यूज़ मी। तो इस प्रकार से हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया। तो ये बेसिकली आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ के चलना है, और जो भी टेंस हैं उनको इसी मतलब नियम के अनुसार हम बनाएंगे। मैंने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया, यहाँ ये स्वयं से प्रश्न कर रहा है, और या ये आता है या फिर ताती ते आता है, उसके बाद थाती थे शब्द आते हैं। अगर या ये आएगा तो थाती थे नहीं आएगा, ये भी बात समझ लीजिए, मैंने पहले ही बताया। तो मैंने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया, तो सबसे पहले क्यों, यहाँ पर आपने देखिए प्रश्न बीच में है, तो यहाँ पर देखिए WH वर्ड के लिए क्यों के लिए लिख दीजिए वाई, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, डिड, तो वाई डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी आई, वाई डिड आई, और उसके बाद नॉट तो है नहीं, ये नॉट लिख लीजिए, नॉट यहाँ पर नहीं है तो नॉट लिखेंगे, वाई डिड आई नॉट, और फिर परिश्रम करना का वर्क हार्ड, ठीक है, वाई डिड आई नॉट वर्क हार्ड। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब बनाया जाता है, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी रूल्स को आप पढ़ते चलिए, और अगली वीडियो हम पास्ट कंटिन्यूस पर फिर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।